अब बेसिकली पहले तो कल के जो केसेस हैं उनके विषय में जरा लिख लेते हैं एक सेकंड। बर्डन में लिख लो जरा केस लो। ये सेक्शन 116 में लिख लो। हम्म, गौतम कुंडू वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1993 सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट करो। स्टार लगा लेना नेक्स्ट पे कामती देवी। गौतम कुंडू पे भी स्टार लगाना, कामती देवी पे भी स्टार लगाओ। और तुम लता नंदलाल वाला करवाया उसको भी स्टार। वर्सेस पोशीराम 2001 सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट पे भी स्टार लगाओ, लिखो दीपनविता रॉय। वर्सेस रोम ब्रोतो, BROTO ब्रोतो रॉय। 2014 सुप्रीम कोर्ट। एस्टोपल पे लिखो केस लॉस। एस्टोपल पे केस लो लिखो, पहला स्टार लगाओ छगन लाल। वर्सेस हरि भाई पटेल 1982। नेक्स्ट स्टार लगाओ मैसर्स मोतीलाल पदमपत। मोतीलाल पदमपत शुगर मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1979 सुप्रीम कोर्ट। ये एस्टोपल प्रोमिजरी एस्टोपल केस है। सॉरी, SORY प्रोमिजरी एस्टोपल। चलो जी, एस्टोपल पे जो अगले सेक्शन है 122 उस पे लिखो जरा। बांसराज बंसराज BANSRAJ बंसराज ललता प्रसाद LALTA ललता प्रसाद PRAS ललता प्रसाद मिश्र वर्सेस स्टैनली
स्टैनली पार्कर जोन्स। और 123 पे लिख लो, केस लो, तेज भान मदान वर्सेस लर्नेड एडीजे 1988 सुप्रीम कोर्ट। चलो जी। हम्म, आओ। चैप्टर 9 ऑफ फिटनेस। आज ये खत्म कर देंगे। ठीक है जी, इसको खत्म कर देंगे, कल से आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शुरू हो जाएगा। 124, हु में टेस्टिफाई। All persons shall be competent to testify unless the court considers that they are prevented from undertaking the questions put to them or from giving rational answers to those questions by tender years, extreme old age। ठीक है जी, अंडरलाइन करो, टेंडर ईयर्स बिल्कुल कच्ची उम्र है। ठीक है जी, एक्सट्रीम ओल्ड एज है, ज्यादा ही कुछ बड़ी उम्र है। डिजीज है, ठीक है जी, चाहे वो बॉडी की डिजीज हो या फिर माइंड की डिजीज हो या फिर और एनी अदर कोज ऑफ सेम काइंड को अंडरलाइन कर लेना, कोज ऑफ सेम काइंड को। ठीक है जी। देखो, सभी के सभी बंदे कंपिटेंट विटनेस होते हैं, सभी को एज ए विटनेस बुलाया जा सकता है, लेकिन हाँ, टेंडर ईयर्स वाला कोई है विटनेस तो ध्यान रखना पड़ेगा। एक्सट्रीम ओल्ड एज डिजीज, इनका ध्यान रखना पड़ेगा। एक्सप्लेनेशन। एक बंदा जो अनसाउंड माइंड का है वह कंपिटेंट विटनेस नहीं है टेस्टिफाई करने के लिए, अनलेस जब तक कि ही इज प्रिवेंटेड बाय हिज अनसाउंडनेस ऑफ माइंड फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। ठीक है जी। जब तक वो जो है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के कारण प्रिवेंट करवाया जा रहा हो कि वो क्वेश्चन को समझ ही नहीं पा रहा हो बेसिकली। ठीक है ना। और समझ के एड के ऊपर प्लस लगा लो यहाँ पर। ठीक है जी, और एक गिविंग रैशनल आंसर, और एक रैशनल आंसर दे पाए। ठीक है जी, इस हिसाब से। यानी क्वेश्चन आएगा, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, क्या अनसाउंडनेस माइंड का बंदा क्या एज ए विटनेस बुलाया जा सकता है, क्या उसको टेस्टिफाई करवाया जा सकता है? आंसर इज यस। ठीक है जी। लेकिन अगर क्वेश्चन यह है कि एक ऐसा बंदा है जो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के कारण जो है जूझ रहा है और वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाता, समझ ही नहीं पाएगा कि उससे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। ठीक है जी, तो फिर क्या करेंगे? सिंपल हो गया। चलो जी, आगे आ जाओ। 125, विटनेस अनेबल टू कम्युनिकेट वर्बली। जो विटनेस बोल ही नहीं पाता है। ठीक है जी, एक विटनेस हु इज अनेबल टू स्पीक मे गिव हिज एविडेंस इन एनी अदर मैनर इन विच ही कैन मेक इट इंटेलिजिबल एज बाय राइटिंग और बाय साइन। ठीक है जी। तो किस तरीके से करवाएंगे? लिख कर करवा लेंगे, इशारों से करवा लेंगे। ठीक है जी। बट such writing must be written and the sign made in open court and evidence so given shall be deemed to be oral evidence। ठीक है जी। इन एविडेंसेस को क्या कहा जाएगा? इन एविडेंसेस को बेसिकली ओरल एविडेंसेस कहा जाएगा। ठीक है ना। चलो जी, आगे आ जाओ। Provided that if the witness is unable to communicate verbally, the court shall take the assistance of interpreters। Yes, underline करो, इंटरप्रेटर और स्पेशल एजुकेटर की सहायता ले सकता है कोर्ट। ठीक है ना, उनके एविडेंस रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है जी। और अंडरलाइन कर लो, शैल बी वीडियोग्राफ, उनकी जो एविडेंस रहेंगी वो वीडियोग्राफ करवाए जाएंगे। ठीक है जी। 126, कंपिटेंसी ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ एज विटनेस इन सर्टेन केसेस। यस, इन सिविल प्रोसीडिंग, अंडरलाइन। The parties to the suit and the husband or wife of any party to the suit shall be competent witness। ध्यान रखना, हस्बैंड वाइफ competent witness रहते हैं। इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट एनी पर्सन, किसी भी पर्सन के अगेंस्ट में अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, हस्बैंड और वाइफ ऑफ सच पर्सन रिस्पेक्टिवली शैल बी competent witness। competent witness रहेंगे, सिंपल सी बात है। क्या बोल दिया है कि चाहे सिविल केस हो या फिर क्रिमिनल केस हो, ठीक है जी, competent witness रहेंगे दोनों के दोनों, हस्बैंड वाइफ। ठीक है जी। 127 पे आ जाओ। हम्म, चलो।
ठीक है ठीक है, चलो आगे आ जाओ। जज एंड मजिस्ट्रेट, देखो जी, बॉक्स कर लो। कोई भी जज या फिर मजिस्ट्रेट shall accept upon the special order of some court to which he is subordinate be compelled to answer any question as to his own conduct in court as such judge or magistrate or as to anything which came to his knowledge in court। ठीक है जी, सीधी सिंपल सी बात है। जब बीइंग ए जज जो है कोर्ट के सामने कुछ ऐसा फैक्ट नॉलेज में आया है, ठीक है जी, उसको छोड़कर। और मैजिस्ट्रेट, बट he may be examined as to other matters which occurred in his presence whilst he was so acting। ठीक है जी, इन चीजों को छोड़कर एक जज या फिर मजिस्ट्रेट जो होता है वो उसको एग्जामिन किया जा सकता है, कोई भी मैटर जो उसकी ओकरेंस, उसके सामने उसकी प्रेजेंस में घटित हुआ है उसके लिए। ठीक है ना। चलो, इलस्ट्रेशन। ए ऑन हिज ट्रायल, ठीक है जी, ए जो है अपने ट्रायल पर, और कहाँ कोर्ट ऑफ सेशन में से कहता है कि एक डिपोजिशन वाज इम्प्रॉपरली टेकन बाय बी द मैजिस्ट्रेट। बी कैन नॉट कंपेल टू आंसर क्वेश्चंस एज टू दिस एक्सेप्ट अपॉन द स्पेशल ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये सीधी सिंपल सी बात है। भाई जज साहब ने ना उठ पटांग तरीके से उसकी डिपोजिशन ले ली है, ठीक है जी। अब सीधी सिंपल सी बात है, भाई मजिस्ट्रेट साहब ने, जज साहब ने तो गलत काम कर दिया। ठीक हो गया। देखो, ये जो अपना मैजिस्ट्रेट है, ठीक है ना, बी जो मैजिस्ट्रेट है, इसको कटघरे में नहीं बुलाया जा सकता एज ए विटनेस जब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश ना हो जाए। ठीक है जी, सिंपल सी हो गया। ये देखो, एक्सेप्ट अपॉन दी स्पेशल ऑर्डर्स ऑफ सम कोर्ट टू विच ही सबॉर्डिनेट। ठीक हो गया, उसको कंपेल ना कर दिया जाए आंसर देने के लिए, या फिर उसके सामने कोई घटना घट जाती है उसके लिए। इलस्ट्रेशन, ए इज अक्यूज्ड बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन ऑफ हैविंग गिवन फॉल्स एविडेंस बिफोर बी। ठीक है जी, मैजिस्ट्रेट है जी बी। बी कैन नॉट बी आस्क्ड व्हाट ए सेड एक्सेप्ट अपॉन द स्पेशल ऑर्डर ऑफ द सुपीरियर कोर्ट। यस, बिल्कुल ठीक बात है। A is accused before the court of session of attempting to murder a police officer whilst on his trial before a। yes, देखो, ए एक अक्यूज्ड है और वो एक जज साहब के सामने बेसिकली ट्रायल पर था। ठीक है जी, ट्रायल के समय कोर्ट के सामने यानी जज साहब के सामने ही उसने एक पुलिस ऑफिसर को मार दिया है। ठीक है जी। यस। अब बी को जो है एग्जामिन किया जा सकता है कि हाँ जी बताओ, आ जाओ विटनेस बुक्स में आ जाओ और बताओ क्या क्या किया है इन। ठीक है जी, उसको बुलाया जा सकता है, आगे आ जाओ। 128, ध्यान रखना यहां से प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन शुरू हो गए हैं। हम्म, आओ जी। नो को बॉक्स कर लो। कोई भी बंदा हु इज और एज बीन मैरिड, जिसकी शादी हो चुकी है, शैल बी कंपेल्ड, उसको कंपेल्ड नहीं किया जा सकता कि वो डिस्क्लोज करे कोई भी कम्युनिकेशन, बातचीत मेड टू हिम जो उससे करी गई हो ड्यूरिंग मैरिज, इस शादी के दौरान, बाय एनी पर्सन किसी बंदे के द्वारा, टू हुम जिसके साथ ही इज और हैज बीन मैरिड, जिसके साथ उसकी शादी हुई है। नॉर शैल बी परमिटेड, ना ही परमिशन दी जाएगी कि डिस्क्लोज किया जाए किसी ऐसी बातचीत को, अनलेस, जब तक कि, अनलेस को बॉक्स कर लेना, द पर्सन हु मेड इट, जिसने ये बात बोली है, और हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट कंसेंट, जब तक कंसेंट ना आ जाए, एक्सेप्ट इन द सूट्स बिटवीन मैरिड पर्सन, हाँ आपस में एक दूसरे के लिए सूट्स हैं उनको छोड़कर, और proceedings in which one married person is prosecuted for any crime committed against the other। yes, अगर क्राइम है और हस्बैंड ने वाइफ के अगेंस्ट में क्राइम कर दिया हो या वाइफ ने हस्बैंड के अगेंस्ट में क्राइम कर दिया हो, तो वहां पर ऐसा कोई प्रिविलेज कम्युनिकेशन का एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है जी, दोनों एक दूसरे के खिलाफ बिल्कुल कॉम्पिटेंट विटनेस है। अन्यथा ध्यान रखना, उनको ना तो कंपेल किया जाएगा ना ही उनको बुलाया जाएगा कि भाई तुम जो है क्या बातचीत होती थी तुम्हारे बीच में उसके बारे में बताओ। ठीक है जी, केस का नाम लिख लो, राम भरोसे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, 1954, सुप्रीम कोर्ट। चलो, एक केस लो और लिख लो भैया, इसी पे ही, 128 पे।
MC वर्गीज, VERGHESE वर्सेस TJ पन्नन एंड अदर्स एंड अनदर कर लो, 1970 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है जी। दोनों केस के अंदर हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे के लिए डिपोज करने से मना कर दिया गया है। चलो याद गया। एविडेंस एज टू द अफेयर्स ऑफ द स्टेट, यस। जो भी अफेयर्स ऑफ द स्टेट हैं उनको डिस्क्लोज करने के लिए नहीं बुलाया जा सकता। अगेन प्रिविलेज कम्युनिकेशन आ गया। नो वन शैल बी permitted to give evidence derived from unpublished official record relating to any affair of state except with the permission of the officer at the head of the department। अंडरलाइन करो, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो भी कंसर्न है उसकी परमिशन से कोई बात नहीं, कर दो भैया डिस्क्लोज। ऑफिशियल कम्युनिकेशन, यस ऑफिशियल कम्युनिकेशन है। अगेन यहाँ पर भी नो है। नो पब्लिक ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज कम्युनिकेशन मेड टू हिम इन ऑफिशियल कॉन्फिडेंस। भाई एक आईपीएस ने एक एसपी को क्या कहा, एक आईजी ने एक कमिश्नर ऑफ पुलिस को क्या कहा, ठीक है जी, किस तरीके से एक्शन लेने की बात कही, कौन कौन से किन किन लोगों की धरपकड़ करी जाएगी, किन किन जगहों पे छापे लगेंगे, नहीं पूछ सकते। पूछ लिया तो कोई बात नहीं, वो बाउंड नहीं है आपको बताने के लिए। ठीक है जी। चलो, इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ द ऑफेंस, यस। कोई भी मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड टू से, नहीं किया जा सकता कि किसने उसको खबर दी, ये खबरी कौन है, खबरियों के बारे में नहीं पूछ सकते। ठीक है जी। एंड ऐसे ही कोई भी रेवेन्यू ऑफिसर जो है उसको कंपेल नहीं किया जा सकता या पता लगाने के लिए कि भाई इंफॉर्मेशन कहाँ से आई है उस पब्लिक रेवेन्यू ऑफिसर को। ठीक है जी। रेवेन्यू ऑफिसर मींस एनी ऑफिसर एम्प्लॉयड इन और अबाउट द बिजनेस ऑफ एनी ब्रांच ऑफ द पब्लिक रेवेन्यू। 132 पे आ जाओ। आओ, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। अगेन ये भी प्रिविलेज कम्युनिकेशन है। किसी भी एडवोकेट को शेल नहीं किया जाएगा एट द टाइम ही बी परमिटेड अनलेस उसका क्लाइंट खुद ही एक्सप्रेस कंसेंट ना दे दे के डिस्क्लोज कर दो कोई कम्युनिकेशन जो उसको बनाया गया है चैम्बर के अंदर। ठीक है जी। एंड फॉर द पर्पज ऑफ हिज एविडेंस सच एज एडवोकेट, ठीक है जी, बाय ऑन बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट और टू स्टेट द कंटेंट और कंडीशंस of any document with which he has become acquainted in the course and for the purpose of his professional services। ठीक है जी। और to disclose any evidence given by him to his client in the course and for the purposes of such services। बिल्कुल ठीक बात है जी। ध्यान रखना, चैम्बर में किसी क्लाइंट ने वकील साहब के क्या बताया है, ठीक है नहीं, ये पूछने के लिए, डिस्क्लोज करने के लिए किसी भी एडवोकेट को बेसिकली कंपेल नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि क्लाइंट से तो पूछेगा, हाँ भैया तूने ही ये मर्डर किया है क्या, या तूने ही चोरी करी है क्या, या तू ही है क्या रेपिस्ट। ठीक है जी। और वो अपनी सुविधा के हिसाब से बोलेगा। लेट्स से अगर ये प्रोविजन ना होता है तो फिर सीधी सिंपल सी बात है, फिर ऐसा बोला ही नहीं जाता कि भाई वकील से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। फिर तो छुपाना चाहिए होता था, क्यों वकील जाके डिस्क्लोज कर देगा। ठीक है ना। तो सिर्फ इसलिए है ताकि सेफ गार्ड दिया जा सके क्लाइंट को। ठीक है जी। और न्याय की मदद अच्छे से करी जा सके, क्योंकि न्याय हमेशा अनबायस होकर ही किया जा सकता है। एक कान में ये फैक्ट लेकर के भाई ये तो रेपिस्ट ही है, आप केस की सुनवाई नहीं कर सकते। ठीक है जी। चलो जी, प्रिविलेज कम्युनिकेशन हो गया है। परंतु इसके नीचे एक्सेप्शन आ गए हैं। क्या? provided that nothing in this section shall protect from the disclosure of any such communication made in furtherance of any illegal purpose। yes, कोई कम्युनिकेशन इलीगल पर्पस के लिए ही हो रहा हो, ठीक है जी, वो डिस्क्लोज कर सकता है एडवोकेट। कोई फैक्ट जो ऑब्जर्व किया है किसी एडवोकेट ने इन द कोर्स ऑफ हिज सर्विस, अपनी सर्विस के अंदर, एज सच शोइंग दैट, यह दिखाते हुए दैट एनी क्राइम और फ्रॉड, के कोई क्राइम और फ्रॉड जो है हैज बीन कमिटेड सिंस द कमेंसमेंट ऑफ हिज सर्विस। ठीक है जी। जैसे ही इसने इन्होंने मेरी सर्विसेज हायर करी है, वकालतनामा साइन कराया जी, कोई क्राइम या फिर कोई फ्रॉड जो है ना वो कमेंस हो गया है। ठीक है जी। यह बताने के लिए, यानी एक और दो एक्सेप्शन है, ये डिस्क्लोज कर सकता है वकील साहब। इसमें क्लाइंट की एक्सप्रेस कंसेंट की कोई आवश्यकता नहीं। It is immaterial whether the attention of such advocate referred to in the proviso to subsection 1 was or was not directed to such fact by or on behalf of his client। ठीक है जी। सीधी सिंपल सी बात है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इस तरीके के ये जो
प्रोवाइजो हैं, ठीक है ना, इनके ऊपर जब दौरान इन्वेस्टिगेशन या दौरान ट्रायल जो चल रहा था मामला, सामने वाले एडवोकेट ने या जज साहब ने वकील साहब का ध्यान इस ओर दिलवाया कि नहीं दिलवाया, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों। सर्विसेज, चलो जी, ये जो ऑब्लिगेशन है स्टेटेड इन दिस सेक्शन कंटिन्यूज आफ्टर द प्रोफेशनल सर्विस हैज सीज, स्टार लगा लेना, ठीक है जी। 8 साल पहले इसका वकील था, ठीक है जी, उस समय जो कम्युनिकेशन हुआ था आज डिस्क्लोज कर रहा है, क्या कर सकता है, यस कर सकता है, अगर एक्सेप्शन में है, अन्यथा नहीं कर सकता, ठीक है ना, एक्सप्लेनेशन के थ्रू पढ़ लेना। आओ जी। ए, एक क्लाइंट है, ये कहता है बी को, बी कौन है, एडवोकेट है, आई हैव कमिटेड फोर्जरी, मैंने फोर्जरी करनी है और मेरी इच्छा है कि आप मेरे को डिफेंड करो। एज द डिफेंस ऑफ ए मैन नोन टू बी गिल्टी इज नॉट ए क्रिमिनल पर्पज, यस कोई क्रिमिनल पर्पज के लिए नहीं है ये। अब जैसे वकील को तो पता ही होता है कि भाई उसके क्लाइंट ने ये गलत काम किया है, ठीक है जी, लेकिन क्या है, एडवोकेट करने के लिए है, आप उसके उसके उसको जो है बचा लो, इस हिसाब से ध्यान रखना, ये क्रिमिनल पर्पज के लिए नहीं है। दिस कम्युनिकेशन इज प्रोटेक्टेड, यह कम्युनिकेशन प्रोटेक्टेड है, इसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते। ए, एक क्लाइंट है, कहता है बी अपने वकील को कि मेरी इच्छा है कि हम ऑब्टेन कर ले पोजेशन किसी प्रॉपर्टी का, कैसे, यूज करके किसी फोर्ज नकली डीड का, ऑन विच, जिस पर आई रिक्वेस्ट यू टू सू, ठीक है जी, मैं तेरे से रिक्वेस्ट करता हूँ वकील साहब मेरे दोस्त, तू इस पे केस कर दे। दिस कम्युनिकेशन बीइंग मेड इन फर्दरेंस ऑफ ए क्रिमिनल पर्पस इज नॉट प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर, यस, यह प्रिविलेज कम्युनिकेशन नहीं है, इसको चाहे तो एडवोकेट कर सकता है डिस्क्लोज। ए बीइंग चार्ज विद एम्बेजलमेंट रिटेन्स बी, ठीक है जी, एम्बेजलमेंट मतलब बेसिकली क्या होता है, हेरा फेरी, रिटेन कर लेता है बी एन एडवोकेट टू डिफेंड हिम, कि भैया तू मुझे डिफेंड कर ले। इन द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग बी, बी कौन है, एडवोकेट, बी ऑब्जर्व करता है कि एक एंट्री हैज बीन मेड, बना दी गई है ए के अकाउंट बुक के अंदर, ठीक है ना, चार्जिंग ए, जिसके अंदर चार्ज लगा दिए ए पर, विद द सम सेड टू हैव बीन एम्बेजल्ड, कि जितने का ये हेरा फेरी हुई है। विच एंट्री वॉज नॉट इन द बुक, जो एंट्री नहीं थी एट द कमेंसमेंट ऑफ हिज प्रोफेशनल सर्विस, यस, जिस समय वो उसको हायर किया गया था उस समय तो ये एंट्री नहीं थी। दिस बीइंग ए फैक्ट ऑब्जर्व्ड बाय बी इन द कोर्स ऑफ हिज सर्विस शोइंग दैट कि एक फ्रॉड जो है हैज बीन कमिटेड सिंस द कमेंसमेंट ऑफ द प्रोसीडिंग्स, इट इज नॉट प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर, ध्यान रखना प्रिविलेज कम्युनिकेशन नहीं है ये। नंबर 3, प्रोवाइज ऑफ दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू इंटरप्रेटर्स, यस इंटरप्रेटर्स पर भी एप्लीकेबल होता है, क्लर्क जो होते हैं या फिर एम्प्लॉयज होते हैं किसके, एडवोकेट की, ध्यान रखना ये सारे सारे एडवोकेट होने चाहिए, चाहे क्लर्क हो, ठीक है ना, चाहे मुंशी हो, चाहे एम्प्लॉयज हो, जूनियर एडवोकेट्स हो, इंटरप्रेटर्स हो, ठीक है ना, जो एक्सपर्ट वगैरह आते हैं चैम्बर के अंदर, ठीक है जी, सब के ऊपर एप्लीकेबल होता है। आगे आ जाओ। देखो इसमें कोई केस लो है क्या? नहीं, चलो। प्रिविलेज नॉट वेव्ड बाय वॉलंटरिंग एविडेंस, ठीक है जी। अब हुआ क्या, ये जो प्रिविलेज आया था सेक्शन 132 में जो एडवोकेट साहब को प्राप्त था, हुआ क्या, क्लाइंट ने खुद ही आकर जो है बोलना शुरू कर दिया अपने अगेंस्ट में। इसका मतलब ये नहीं है कि वकील भी बोलने लग जाएगा, ठीक है ना, सिंपल इतनी सी बात इसके अंदर बोली जा रही है। इफ कोई पार्टी टू सूट गिव्स एविडेंस देयर इन एट हिज ओन इंस्टांस, अपने खुद से ही जो है एविडेंस दे रहे हैं, और अदरवाइज ही शैल नॉट बी डीम टू हैव कंसेंटेड, तो इसका मतलब ये नहीं उसने कंसेंट दे दी है कि वो मतलब डिस्क्लोजर कर दिया जाए जो भी कम्युनिकेशन 132 के अंदर कहे गए हैं, ठीक है जी, बस इतनी सी बात है, इतना पढ़ लो काफी। कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन विद लीगल एडवाइजर, यस 134 के अंदर लीगल एडवाइजर भी आ चुका है, हमने सिर्फ सलाह ली है, ठीक है जी, वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो गया है, सेम टू सेम आ गया है। 135, प्रोडक्शन ऑफ टाइटल डीड्स ऑफ विटनेस नॉट ए पार्टी, यस, अंडरलाइन करो, नो विटनेस हु इज नॉट ए पार्टी, जो कि पार्टी नहीं है इस सूट के अंदर, शेल बी कंपेल्ड, उसको कंपेल नहीं किया जाएगा कि प्रोड्यूस कर दे अपने टाइटल, अपने कागजात, जो भी डीड्स हैं किसी भी प्रॉपर्टी के रिलेटेड, और एनी डॉक्यूमेंट, कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करे इन वर्च्यू ऑफ विच ही होल्ड्स एनी प्रॉपर्टी एज प्लेजी, प्लेजी होने के नाते भाई ये कागज लेके आ, मोर्गेजी होने के कागज पेश करते भाई, नहीं नहीं कहेंगे हम। और एनी डॉक्यूमेंट the production of which might tend to criminate him unless he has agreed in writing to produce जब तक कि वह ऑलरेडी एग्री ना हो चुका हो राइटिंग में कि जब कभी भी डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे मैं प्रोड्यूस कर दूंगा, ठीक है जी। 136, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स विच अनदर पर्सन हैविंग पोजेशन कुड रिफ्यूज टू प्रोड्यूस, यस सीधी सिंपल सी बात है।
नो वन shall be compelled to produce document in his possession or electronic record under his control which any other person would be entitled to refuse to produce if they were in his possession और कंट्रोल अनलेस जब तक कि सच लास्ट मेंशन पर्सन, ये जो ऊपर जो बंदे लिखे हुए हैं, कंसेंट्स टू देयर प्रोडक्शन, की कंसेंट ना दे दें, सीधी सिंपल सी बात है। ध्यान रखो, 136 के अंदर बेसिकली उन बंदों की बात हो रही है जिनके पोजेशन के अंदर जनरली कोई डॉक्यूमेंट रखा जाता है, ठीक है जी। किसी की कस्टडी में हमने डॉक्यूमेंट रख दिया है और मान लो कल को कोई प्रोसीडिंग वगैरह छिड़ती है तो उस बंदे को परेशान कर रहे हैं कि नहीं नहीं तू डॉक्यूमेंट लेके आ। नहीं, नहीं कर सकते, ठीक है जी, नहीं कर सकते परेशान। आगे आगे। 137, विटनेस नॉट एक्सक्यूज फ्रॉम आंसरिंग ऑन ग्राउंड दैट आंसर विल क्रिमिनेट, ठीक है जी। अभी तक तो हमने क्या पढ़ा था, हमने बीएनएसएस में भी यही पढ़ा, ठीक है जी। और टीबीएसए में भी हमने शुरुआती सेक्शन में यही पढ़ा क्या, कि सब कुछ सच सच बोलने के लिए बाध्य है वो, उन बातों को छोड़कर, उन सवालों के जवाब को छोड़कर जिनका जवाब उसको क्रिमिनेट कर देगा, ठीक है जी, या फिर एक्सपोज कर देगा किसी पेनल्टी के लिए, चार्ज के लिए, फाइन के लिए, ठीक है जी। 137 में क्या लिखा है, 137 में लिखा है कि एक विटनेस शेल नॉट बी एक्सक्यूज, उसको एक्सक्यूज नहीं किया जाएगा फ्रॉम आंसरिंग, के वो जवाब ना दे किसी ऐसे क्वेश्चन का, एज टू एनी मैटर, किसी मैटर को लेकर जो कि रिलेवेंट टू द मैटर इन इशू है, इन एनी सूट, किसी सूट या किसी सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, अंडरलाइन कर लेना, दोनों आ चुके हैं। अपॉन द ग्राउंड, इस ग्राउंड पर कि उसका जो जवाब है ना जी जज साहब, टू सच क्वेश्चन विल क्रिमिनल, वो उसकी उसको क्रिमिनल बना देगा, और मे टेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू क्रिमिनेट हिम, ठीक है जी, इसके ऊपर आरोप आ सकता है, सच विटनेस और दैट इट विल एक्सपोज और टेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू एक्सपोज सच विटनेस टू ए पेनल्टी और फॉरफीचर ऑफ एनी काइंड, ठीक है जी, कोई पेनल्टी लग जाएगी, कोई फॉरफीचर लग जाएगा जिन, ठीक है जी। ध्यान रखना, सिर्फ इस ग्राउंड के ऊपर एक्सक्यूज नहीं मिलेगा, ठीक है ना। शेल नोट लिखा हुआ है, नोट को जरा अंडरलाइन कर लेना। लेकिन किंतु परंतु, नो सच आंसर, जो उसने जवाब दिया है, विच ए विटनेस शेल बी कंपेल्ड टू गिव, जिसको बाध्य किया गया विटनेस को कि भाई इसका जवाब दे, शेल सब्जेक्ट हिम टू एनी अरेस्ट और प्रोसिक्यूशन, उस बयान के ऊपर कोई अरेस्ट या फिर प्रोसिक्यूशन नहीं चला जाएगा, और बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम, ना ही उसके अगेंस्ट में प्रूव किया जाएगा किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अंदर, एक्सेप्ट, बॉक्स कर लो, एक प्रोसिक्यूशन फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंस बाय सच आंसर, ठीक है जी। एक्सेप्ट, मान लो अगर केस वगैरह चलाना है तो सीधी सिंपल सी बात है, उसके ऊपर चलाया जाएगा भाई, उसने पहले देखो, जैसे पहले तो उसने झूठ बोला, इसका मतलब यानी पहले उसने फॉल्स एविडेंस दिए, अगर फॉल्स एविडेंस का केस चलना होगा तो वो चलेगा, लेकिन किंतु परंतु उसने जो जवाब दिया है उस जवाब के ऊपर जो है उसके अगेंस्ट में कोई कार्रवाई नहीं चलती, ठीक है जी। आगे आ जाओ। हम्म। अकम्प्लिस, यस। एन अकम्प्लिश शेल बी ए कम्पिटेंट विटनेस, अकम्प्लिश जो होता है वो एक कम्पिटेंट विटनेस होता है अगेंस्ट एन अक्यूज, दूसरे अक्यूज जो पर्सन रहते हैं उनके अगेंस्ट में, एंड एक कन्विक्शन इज नॉट इलीगल, और यदि एक कन्विक्शन कर दी गई है वो इलीगल नहीं होगी, ठीक है जी, इफ इट प्रोसीड्स अपॉन द कोरोबोरेटेड टेस्टिमनी ऑफ एन अकम्प्लिस, यदि यह कोरोबोरेटेड टेस्टिमनी के ऊपर आई है, किसकी, अकम्प्लिस की, ठीक हो गया। बिल्कुल सही, पहले बड़ी बेकार सी लैंग्वेज करी हुई थी इसकी, ठीक है ना, अब लैंग्वेज इसकी सही कर दी है। 139, नंबर ऑफ ए विटनेस, नो पर्टिकुलर नंबर ऑफ विटनेस शेल इन एनी केस बी रिक्वायर्ड फॉर द प्रूफ ऑफ एनी फैक्ट, कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं है, जितना रीजनेबल हो, जितने की जरूरत हो उतने नंबर होते हैं, सीधी सिंपल सी बात। आगे आ जाओ। चैप्टर 10, order of production and examination of the witness, yes, the order in which witnesses are produced and examined shall be regulated by the law and practice for the time being relating to civil and criminal proceeding respectively, and और अगर कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं है, ऐसा कोई लॉ नहीं है, ठीक है जी, फिर कैसे होगा, फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट चलेगी, सीधी सिंपल सी बात है। आगे आ जाओ। जज टू डिसाइड एज टू एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस, जब कोई भी पार्टी प्रपोज करती है कि वो एविडेंस देंगे किसी फैक्ट का, तब जज में आस्क, पूछ सकता है कोई भी सवाल पार्टी से जो कि प्रपोज कर रही है एविडेंस देने के लिए,
कि किस प्रकार से, इन व्हाट मैनर, ये जो अलेज्ड फैक्ट है जो आप प्रूव करना चाह रहे हो, यदि ये प्रूव हो जाए, ये रिलीवेंट हो जाए, किस प्रकार से रिलीवेंट हो जाएंगे। एंड जज शैल एडमिट द एविडेंस, अब जज जो है शैल को अंडरलाइन कर लो, जज एडमिट करेगा एविडेंस को इफ ही थिंक्स, अगर उसको लगता है दैट के द फैक्ट इफ प्रूव, कि यह फैक्ट प्रूव हो जाएगा तो वुड बी रिलीवेंट, रिलीवेंट हो जाएगा, एंड नॉट अदरवाइज, अदरवाइज नहीं करेगा उसको, ठीक है जी। if the fact proposed to be proved is one of which evidence is admissible upon only upon proof of some other fact, ये सीधा सिंपल ये बता रहे हैं, मान लो किसी एक फैक्ट को प्रूव करने के लिए कोई दूसरा फैक्ट प्रूव करना पड़े, ठीक है जी, तो इसका भी, ये जो प्रूव करने की एडमिसिबिलिटी है, ठीक है ना, लाइबिलिटी है, ये भी जज साहब के ऊपर आ जाएगी। अगर इसको प्रूव करने के लिए ये फैक्ट प्रूव और एडमिट करना पड़े तो इसको भी एडमिट कर देंगे, बस इतनी सी बात है। इसके इलस्ट्रेशन, चलो, इट इज प्रपोज टू प्रूव ए स्टेटमेंट, क्या एक स्टेटमेंट प्रूव करने की बात हो रही है अबाउट रिलेवेंट फैक्ट, किसी एक रिलेवेंट फैक्ट के लिए, बाय ए पर्सन, किसी बंदे के द्वारा, अलेज टू बी डेड, जो कि खत्म हो चुका है। विच स्टेटमेंट इज रिलेवेंट अंडर सेक्शन 26, जो कि सेक्शन 26 के अंदर रिलेवेंट है। अब यह फैक्ट के जो बंदा है वह मर चुका है, यह भी प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है जी। द बाय द पर्सन, किसके द्वारा, उस बंदे के द्वारा जो प्रपोज कर रहा है यह डाइंड डिक्लेरेशन प्रूव करने के लिए, बिफोर एविडेंस इज गिवन, यस। अब डाइंड डिक्लेरेशन देने से पहले आपको डेथ प्रूव करनी पड़ेगी उसकी, ठीक है ना। चलो आगे आगे। इट इज प्रोपोज टू बी प्रूव बाय ए कॉपी, कॉपी के द्वारा, द कंटेंट ऑफ ए डॉक्यूमेंट, किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट को, सेट टू बी लॉस्ट, जो कहे गए हैं कि भैया गुम हो गए। द फैक्ट दैट ओरिजिनल इज लॉस्ट, फैक्ट क्या है कि जो असली कॉपी थी वो लॉस्ट हो चुकी है, मस्ट बी प्रूव, वो पहले प्रूव करनी पड़ेगी आपको। द पर्सन, बाय द पर्सन प्रपोजिंग टू प्रोड्यूस द कॉपी, बिफोर द कॉपी इज प्रोड्यूस, ठीक है जी। जो कॉपी आप दोगे कोर्ट को, ठीक है जी, उससे पहले आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि भाई लॉस हो चुका है, गुम हो चुकी है वो। ये सीडी दोनों पढ़ लेना, आगे आ जाओ। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, विटनेस, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय पार्टी हु कॉल्स हिम शैल बी कॉल्ड, यस। अपने ही विटनेसेस को एग्जामिन करना, एग्जामिनेशन इन चीफ, ठीक है जी। एडवर्स पार्टी के विटनेस को एग्जामिन करना, क्रॉस एग्जामिनेशन, ठीक है जी। तीसरा, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस सब्सीक्वेंट टू दी क्रॉस एग्जामिनेशन, जो एग्जामिनेशन क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद हो, किसके द्वारा, पार्टी के द्वारा, अपने ही खुद के विटनेसेस का, ठीक है ना, इसको री एग्जामिनेशन कहेंगे। क्रॉस एग्जामिनेशन से पहले री एग्जामिनेशन को चीफ एग्जामिनेशन कह रहे हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद री एग्जामिनेशन चीफ को री एग्जामिनेशन कह रहे हैं, ठीक है ना, याद कर लेना इसको। ऑर्डर क्या रहेगा, विटनेस शैल बी फिक्स्ड, फर्स्ट बी एग्जामिन्ड इन चीफ, पहले चीफ होगा। यदि एडवर्स पार्टी की इच्छा है तो क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, और जिस पार्टी ने उनको बुलाया है अगर उनकी इच्छा है उनका री एग्जामिनेशन। चलो जी, द एग्जामिनेशन इन चीफ एंड क्रॉस एग्जामिनेशन मस्ट रिलेट टू रिलेवेंट फैक्ट्स, बट क्रॉस एग्जामिनेशन नीड टू बी कन्फाइंड टू द फैक्ट्स टू विच द विटनेस टेस्टिफाइड ऑन हिज एग्जामिनेशन चीफ, यस। ध्यान रखो, जो एग्जामिनेशन इन चीफ रहेगा, ठीक है जी, वो रेलेवेंट फैक्ट से ही रिलेटेड रहेगा, ठीक हो गया। इन जनरल क्रॉस एग्जामिनेशन भी रिलेटेड रहेगा रेलेवेंट फैक्ट से, लेकिन जब हम पर्टिकुलरली क्रॉस एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो आवश्यकता नहीं है कि वो कन्फाइंड रहे, सारा का सारा क्रॉस एग्जामिनेशन वो कन्फाइंड रहे, किससे, जो भी एग्जामिनेशन चीफ में सवाल पूछे गए हैं उनसे, ठीक है ना, एग्जामिनेशन चीफ के बाहर भी, के बाहर जाकर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कहाँ, क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम। चलो जी, नंबर 3, द री एग्जामिनेशन शैल बी डायरेक्टेड टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मैटर, हाँ, री एग्जामिनेशन जो है ये एक्सप्लेनेटिव नेचर होता है उनका, किस चीज को, जो भी क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर सवाल पूछे गए हैं और अपने वाले विटनेस ने कुछ आंसर उठपटांग दे दिए, तो उन आंसर्स को बेसिकली एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है ना, इंट्रोड्यूस कराया जाएगा री एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है ना। चलो जी आगे आ जाओ।
हाँ, अगर ये अपोजिट पार्टी चाहे तो री एग्जामिनेशन के बाद अगर क्रॉस एग्जामिन बनता है तो वो कर सकती है। चलो जी आगे। 144। क्रॉस एग्जामिनेशन पर्सन कॉल्ड टू प्रोड्यूस ए डॉक्यूमेंट स्पेसिफिकली है, स्टार लगा लेना। एक पर्सन समन टू प्रोड्यूस ए डॉक्यूमेंट डज नॉट बिकम ए विटनेस, अंडरलाइन कर लो, बस काफी है। विटनेस टू ए करेक्टर कहाँ है, स्टार लगा लेना। विटनेस टू ए करेक्टर में भी क्रॉस एग्जामिन एंड री एग्जामिन, यस ये प्रॉपर विटनेस होता है, इसका क्रॉस भी हो सकता है, इसका री भी हो सकता है। स्टार लगाओ। लीडिंग क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन जो सजेस्ट करते हैं आंसर। हाँ भाई, तेरा नाम है ना, क्या बोलते हैं, तेरा नाम बसंती है। हाँ मेरा नाम बसंती है, देखो आंसर सजेस्ट कर दिया है, लीडिंग क्वेश्चन बन गया है। एनी क्वेश्चन सजेस्टिंग द आंसर विच द पर्सन, जो ये बंदा पूछ रहा है उसकी इच्छा है या उसकी एक्सपेक्टेशन है कि यही आंसर रिसीव करे, इज कॉल्ड लीडिंग क्वेश्चन, इसको लीडिंग क्वेश्चन कहा जाएगा। लीडिंग क्वेश्चन मस्ट नोट इफ ऑब्जेक्टेड। लीडिंग क्वेश्चन जो है यदि ऑब्जेक्शन उठ चुका है उसके ऊपर, किसके एडवर्स पार्टी के द्वारा, बी आस्क नहीं पूछा जाएगा एग्जामिनेशन चीफ में और री एग्जामिनेशन में, एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। ठीक है जी, अगर पूछना है आपको लीडिंग क्वेश्चन तो परमिशन लोगे आप कोर्ट की, ठीक है ना। अच्छा, ध्यान रखना, लीडिंग क्वेश्चन चीफ के अंदर और री एग्जामिनेशन के अंदर नहीं पूछा जाता। तो वैसा वर्षा, जो ये आपका कांग्या 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 लीडिंग क्वेश्चन है, ये पूछे जा सकते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन के। ठीक हो गया जी। द कोर्ट शेल परमिट, हाँ अब जरा परमिशन की बात कर लेंगे। कोर्ट शेल परमिट द लीडिंग क्वेश्चन एज टू द मैटर विच आर इंट्रोडक्टरी, लेट्स से अगर इंट्रोडक्टरी हो या फिर अनडिस्प्यूटेड फैक्ट के हो, और विच हैव इन इट्स ओपिनियन हैव बीन ऑलरेडी सफिशिएंटली प्रूव्ड, हो चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है जी, तो उनके लिए अगर चाहे तो लीडिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलो जी आगे आ जाओ। चलो जी, 147 एविडेंस एज टू द मैटर इन राइटिंग, ठीक है जी, अगर कोई मैटर राइटिंग में रहे तो उसका एविडेंस बस हेडिंग से कर लेना। 148 इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हो किसका, कोई प्रीवियस बयान है राइटिंग के अंदर, एक विटनेस को क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा सकता है। क्रॉस एग्जामिन प्रीवियस स्टेटमेंट को लेकर जो उसके द्वारा बनाई गई है, लिखी गई है, या फिर रिड्यूस जिनको लिखाया गया है राइटिंग के अंदर, एंड रिलेवेंट टू द मैटर इन क्वेश्चन, और जो रिलेवेंट हो चुकी है इस केस के अंदर, विदाउट सच राइटिंग बीइंग शोन टू हिम, बिना वो राइटिंग उस बंदे को दिखाए हुए सवाल पूछे जा सकते हैं, और बीइंग प्रूव, और बिना प्रूव किए। चलो जी, बट यदि अगर इंटेंशन है कि कॉन्ट्राडिक्ट करना है उस बंदे को राइटिंग के बेस पर, तो उसका अटेंशन आपको दिलाना पड़ेगा बिफोर द राइटिंग कैन बी प्रूव। ये जो राइटिंग आप प्रूव करना चाह रहे हो ना जी, ठीक, उससे पहले ये राइटिंग की तरफ उसका ध्यान देकर जाना पड़ेगा। बी कॉल टू दोज पार्ट, उन पार्ट की तरफ, ऑफ इट विच आर टू बी यूज फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्राडिक्ट, जिस पॉइंट के ऊपर आप कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो वो वाला पॉइंट तो भैया दिखाना पड़ेगा उस बंदे को। पहले वो पॉइंट दिखाओगे, फिर उस पॉइंट के ऊपर जो है सवाल। ठीक हो गया। इसके ऊपर केस लो लिख लो एक, 148 के ऊपर, भारत सिंह वर्सेस भगीरथी। 1966 सुप्रीम कोर्ट। आगे आ जाओ जी। क्वेश्चंस लॉफुल इन क्रॉस एग्जामिनेशन, कौन कौन से क्वेश्चन लॉफुल रहते हैं, स्टार लगा लो। जब विटनेस क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता है किसी विटनेस का, ही में इन दी एडिशन टू द क्वेश्चंस हियर बिफोर रेफर्ड, एडिशन में, ठीक है ना, जो भी क्वेश्चन ऊपर बताए गए हैं उनके एडिशन में बी आस्क पूछा जा सकता है कोई भी क्वेश्चन विच टेंड टू टेस्ट इज वेरासिटी, उसकी विश्वसनीयता पर, उसको टेस्ट करने के लिए, ठीक है जी, और टू डिस्कवर हु ही इज, यह जानने के लिए वह कौन है, एंड व्हाट इज हिज पोजीशन इन लाइफ, उसकी पोजीशन क्या है लाइफ में, यह जानने के लिए, और टू शेक हिज क्रेडिट, और उसकी विश्वसनीयता को
चेक करने के लिए पूछे जा सकते हैं। चलो। हाँ, लेकिन ये जो लेडीज से जुड़े हुए, फीमेल से जुड़े हुए जो ऑफेंसेस हैं, उसके अंदर जब कंसेंट का सवाल आएगा, ठीक है जी, तो किस चीज, कौन से सवाल पूछने की परमिशन नहीं है? नॉट परमिशन टू एड्यूस एविडेंस और टू पुट क्वेश्चन ऑन क्रॉस एग्जामिनेशन। विक्टिम का जनरल इमोरल करेक्टर है जी, देखो जिस लड़की का तो करेक्टर ही खराब है, नहीं, आप नहीं पूछ सकते सवाल। प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस के बारे में सवाल नहीं पूछ सकते विक्टिम के, ठीक है जी। और कंसेंट या फिर क्वालिटी ऑफ कंसेंट कैसी थी वो नहीं पूछ सकते, ठीक है जी। चलो जी, आगे आ जाओ। 150। विटनेस को कब कंपेल किया जा सकता है? 137 के अकॉर्डिंगली कंपेल कर सकते हैं। 137 में क्या लिखा था कि भैया सिर्फ इस ग्राउंड के ऊपर के एक्सपोज कर देगा उसको क्रिमिनल फॉरफीचर या पेनल्टी की तरफ, ठीक है जी, सिर्फ यही कारण के कारण, ग्राउंड के कारण पर उसको एक्सक्यूज नहीं दिया जा सकता, ये 137 के अंदर लिखा हुआ। आओ, कोर्ट टू डिसाइड व्हेन क्वेश्चन शैल बी आस्क्ड एंड व्हेन विटनेस कंपेल्ड टू आंसर, ठीक है। अब यह कोर्ट डिसाइड करेगा कि कब किसी विटनेस से कोई सवाल पूछा जा सकता है, बाध्य कर सकते हैं उसको जवाब देने के लिए, ठीक है ना, ये कोर्ट डिसाइड करेगा, कोर्ट टू डिसाइड, ठीक है जी। चलो जी, आगे आ जाओ। वैसे पूछना तो नहीं चाहिए जुडिशरी के हिसाब से तो, और प्रैक्टिस के हिसाब से तो, प्रैक्टिस के हिसाब से बेसिकली काफी। चलो, एक जैसे आपको रेफरेंस दे देता हूँ। इन एक्सरसाइजिंग इट्स डिस्क्रिशन द कोर्ट शेल हैव रिगार्ड टू द फॉलोइंग कंसिडरेशन, जैसे कि कोर्ट किस चीज पे ध्यान देगी, ठीक है ना। मूवीज वगैरह में भी देखा होगा आपने, सीरीज वगैरह में देखा होगा, एक वकील जो सवाल पूछता है, फिर दूसरा वकील बोलता है आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड, ठीक है जी, फिर बोलता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड या ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड, इस हिसाब से, ठीक है ना। चलो, सच क्वेश्चन आर प्रॉपर, यह क्वेश्चन प्रॉपर होंगे इफ दे आर ऑफ सच नेचर, यदि उनका नेचर के ट्रूथ ऑफ द इम्प्यूटेशन कन्वेड बाय देम वुड सीरियसली अफेक्ट द ओपिनियन, ठीक है ना, कि अगर कोई सच्चाई से उसका उन सवालों का जवाब देगा तो सीरियस इफेक्ट पड़ेगा जो भी कोर्ट का ओपिनियन रहेगा, एज टू द क्रेडिबिलिटी ऑफ द विटनेस, उन विटनेस की क्रेडिबिलिटी के ऊपर। यस, ठीक है ना, क्योंकि ये सवाल किस लिए पूछे गए हैं? ये किसी विटनेस की क्रेडिबिलिटी या फिर वेरासिटी के ऊपर सवाल उठाए गए हैं, ठीक है जी। चलो, आगे आ जाओ। बी देख लो जरा। सच क्वेश्चंस आर इम्प्रॉपर, वह क्वेश्चन इम्प्रॉपर हो जाएंगे इफ द इम्प्यूटेशन विच दे कन्वे रिलेट टू द मैटर, रिलेट टू द मैटर सो रिमोट इन टाइम, इतना रिमोट इन टाइम है और ऑफ सच ए करेक्टर या रिमोट इन करेक्टर है बेसिकली, कि ट्रूथ जो भी है उन सवालों का वो अफेक्ट ही नहीं डालेगा, और वुड अफेक्ट इन एनी स्लाइट डिग्री, और अगर इनका कोई इफेक्ट भी पड़ेगा तो बहुत ही स्लाइट डिग्री का है, बहुत ही कम है, कोर्ट के ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, तो इम्प्रॉपर हो जाएंगे, यानी इम्प्रॉपरिटी के हिसाब से कोर्ट ऑब्जेक्शन लगा देगा उनके ऊपर, ठीक है जी। आगे आ जाओ। क्वेश्चन नॉट टू बी आस्क्ड विदाउट रीजनेबल ग्राउंड, ध्यान रखना, स्टार लगा लो। अगर कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है तो कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। एक एडवोकेट इज इंस्ट्रक्टेड बाय अनदर एडवोकेट के एक इंपॉर्टेंट विटनेस है वो डाकू है, दिस इज ए रीजनेबल ग्राउंड फॉर आस्किंग द विटनेस वेदर ही इज ए डेकोइट, यह एक रीजनेबल ग्राउंड है। विटनेस से पूछ रहा है, हाँ भाई तुम डाकू हो क्या? एक एडवोकेट इज इन्फॉर्म्ड बाय अ पर्सन इन द कोर्ट दैट कि एक इंपॉर्टेंट विटनेस जो है वो डाकू है। The informant on being questioned by the advocate gives satisfactory reasons for his statement, वो जो इंफॉर्मेंट है वो एक रीजनेबल ग्राउंड पेश करता है कोर्ट के सामने, ठीक है जी, जब उसके ऊपर सवाल पूछा जाता है कि तू कैसे कर सकता है डाकू है, दिस इज ए रीजनेबल ग्राउंड, यह एक रीजनेबल ग्राउंड है पूछने से के लिए विटनेस से क्या वह डाकू है। एक विटनेस ऑफ हुम नथिंग वट एवर इज नोन, स्टार लगा लो, इज आस्क्ड एट रैंडम, रैंडमली पूछ लिया किसी विटनेस से क्या आप डाकू हो क्या, ना, कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं। डी पे स्टार लगा लो। एक विटनेस टू हुम नथिंग वट एवर इज नोन, जिसके विषय में कुछ भी नहीं पता है, बीइंग क्वेश्चन एज टू
हिज मोड ऑफ लाइफ, भाई कैसी जिंदगी जीते हो आप, मतलब क्या जीवन यापन करते हो, एंड मीन्स ऑफ लिविंग, आपके क्या साधन है कमाई कमाई के, गिव्स अनसेटिस्फैक्टरी आंसर, अनसेटिस्फैक्टरी आंसर देता है वो। दिस मे बी रीजनेबल ग्राउंड फॉर आस्किंग हिम इफ ही इज ए डेकोइट, जो उसने जवाब दिए हैं इनके ऊपर जो है अब पूछा जा रहा है। हाँ भाई, अरे इतनी लेविश लाइफ जीता है, नौकरी नाकरी नहीं, नौकरी नाकरी तो नहीं करता, कोई काम धंधा नहीं, काम नहीं करता, अरे बट क्या चोरी चकारी करता है, डाकू है क्या, ये एक रीजनेबल ग्राउंड है। चलो आगे। प्रोसीजर क्या रहेगा, अगर अनरीजनेबल या रीजनेबल ग्राउंड के ऊपर सवाल आपने नहीं पूछा है, ठीक है जी, कोर्ट का ओपिनियन ये है कि मतलब फिर क्या करेंगे, रिपोर्ट कर देंगे कोर्ट की तरफ से सरकमस्टांसिस को, कहाँ, हाई कोर्ट में, या फिर अदर जो अथॉरिटी रहती है टू विच सच एडवोकेट इज सब्जेक्ट टू द एक्सरसाइज ऑफ हिज प्रोफेशन। यस, 154 स्टार लगा लो। इंडिसेंट एंड स्कैंडलस क्वेश्चन, देखो जी इंडिसेंट और स्कैंडलस क्वेश्चन नहीं पूछने हैं, फॉरबिड करने हैं, बचना है, ठीक है जी। क्वेश्चन इंटेंडिंग टू इंसल्ट और अनोय, उन क्वेश्चन का क्या करोगे, स्टार लगा लो, जिनके पीछे की इंटेंशन क्या है, बेइज्जती करनी है या फिर सताना है, अनोय करना है। कोर्ट शेल फोरबिड, यस, बचेगा कोर्ट ऐसे सवालों से, ठीक है जी। 156 सिर्फ हेडिंग से कर लो, एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस टू कॉन्ट्राडिक्ट आंसर्स टू क्वेश्चंस टेस्टिंग द वेरासिटी, सिर्फ हेडिंग से कर लो। 157 क्वेश्चन बाय पार्टी टू हिज, यस, हॉस्टाइल विटनेस कर लो, इस पे लिख लो, क्या अपने ही द्वारा बुलाए बुलाए गए विटनेसेस का क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा सकता है, ठीक है जी। इन जनरल नो, अपने ही द्वारा बुलाए गए विटनेसेस का क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। लेकिन किंतु परंतु अगर अपने ही द्वारा बुलाया गया, यानी हमारा ही विटनेस अगर दूसरी पार्टी के साथ जा मिला है, तो भैया अब अपने को विरासिटी चेक करनी पड़ेगी, कोर्ट को ये बताना पड़ेगा, वरना ये हमारा केस खा जाएगा, ठीक है जी। तो क्या करेंगे, उसको बुलाएंगे विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, ठीक है ना, और क्रॉस एग्जामिनेशन वाले क्वेश्चन उससे पूछेंगे, ठीक है जी। चलो, द कोर्ट में अपनी डिस्क्रिप्शन में यदि परमिट कर दे किसी बंदे को, हु कॉल्स ए विटनेस, जिसने बंदा बुलाया था, विटनेस बुलाया था, टू पुट एनी क्वेश्चन, कि उससे ऐसा सवाल पूछा जाए, विच माइट बी पुट, के जो पूछा जाता किससे, क्रॉस एग्जामिनेशन में, बाय द एडवर्स पार्टी के द्वारा। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल डिसentitle द पर्सन सो परमिटेड अंडर सबसेक्शन 1 टू रिलाई ऑन एनी पार्ट ऑफ द एविडेंस विटनेस। यस, जो पुराने जो विटनेस एविडेंस दे रखे हैं उनके ऊपर रिलाई कर सकते हैं, यस, इम्प्लाई कर सकते हैं। हेडिंग से कर लो 158, इम्पीचिंग द क्रेडिट ऑफ द विटनेस, यस, इम्पीच करना, भंग करना, क्रेडिट विश्वसनीयता किसी भी विटनेस की, हेडिंग से कर लो, वो काफी है। सिर्फ हेडिंग से कर लो। क्वेश्चन टेंडिंग टू, क्वेश्चन किस लिए पूछे गए हैं, क्योंकि कोरोबोरेट करना है किसी पिछले एविडेंसेस को नए एविडेंसेस के साथ, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन जो सिर्फ कोरोबोरेशन या कॉन्ट्राडिक्शन के लिए पूछे गए हैं एडमिसिबल होते हैं, ठीक है ना। चलो, सिर्फ हेडिंग से पढ़ लो, काफी है। फॉर्मल स्टेट में छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। ये देख लो जरा, 161, व्हाट मैटर में बी प्रूव्ड इन कनेक्शन विद प्रूव्ड स्टेटमेंट रिलेवेंट अंडर सेक्शन 26 27, यस, डाइंग डिक्लेरेशन, और जो केसेस वाली डाइंग डिक्लेरेशन थी 27 के अंदर, जब कभी भी कोई भी स्टेटमेंट जो कि रिलेवेंट है सेक्शन 26 27 में, प्रूव हो गई है, ऑल मैटर्स मे बी प्रूव्ड ईदर इन ऑर्डर टू कॉन्ट्राडिक्ट और कोरोबोरेट, या यस, अब इनको कोरोबोरेट या कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए जो भी कुछ पूछा गया वो भी प्रूव मान लिया जाएगा। 162 पे स्टार लगा लो। रिफ्रेशिंग मेमोरी, यस, केस कई बार पुराना हो जाता है तो कागज पत्तर दिखाने पड़ जाते हैं, कागज पत्तर दिखाना, पुराने बयान याद करना, रिफ्रेशिंग ऑफ द मेमोरी कहलाता है। कोई भी विटनेस वाइल अंडर एग्जामिनेशन, जब उसका एग्जामिनेशन चल रहा हो, रिफ्रेश कर सकता है अपनी मेमोरी को, कैसे, बाय रेफरिंग टू एनी राइटिंग, किसी राइटिंग को रेफर करके, मेड बाय हिमसेल्फ, जो उसके द्वारा बनाई गई है, एट द टाइम ऑफ द ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन के समय, concerning which he is questioned, or so soon afterwards, the court considers it likely that the transaction was at the time fresh in his memory, अगर चाहे तो देख सकता है। परंतु यह बता दिया जाता है, जो विटनेस में आल्सो रेफर टू एनी, दैट की विटनेस जो है वो भी रेफर करेगा किसी राइटिंग को जो उसके द्वारा बनाई गई है, एनी एनी अदर, या किसी दूसरे बंदे के द्वारा बनाई गई, एंड रीड बाय द विटनेस, और जो उसको ऊपर पढ़ के सुनाई गई थी, विद इन द टाइम ऑफ जो ऊपर टाइम बताया गया उसमें, इफ व्हेन ही रीड इट
ही न्यू इट टू बी करेक्ट, ठीक है जी। जब उससे पूछा कि हाँ भाई ठीक लिख दिया ना, हाँ ठीक है जी, वो भी कर सकता है रिफ्रेश। जब कभी भी एक विटनेस रिफ्रेश करेगा अपनी मेमोरी, कैसे वो डॉक्यूमेंट जो ऊपर रेफर करेंगे उनको देखकर, ही में विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, अंडरलाइन करो परमिशन ऑफ द कोर्ट, रेफर टू ए कॉपी ऑफ सच डॉक्यूमेंट, यस रेफर कर सकता है कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट को। प्रोवाइडेड, यह भी बता दिया जाता है कि कोर्ट भी सेटिस्फाई, यदि कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है दैट देयर आर सफिशिएंट रीजन है फॉर द नॉन प्रोडक्शन ऑफ द ओरिजिनल, के ओरिजिनल प्रोड्यूस नहीं कराए जा रहे हैं, ठीक है जी। प्रोवाइडेड फर्दर दैट, ये भी होता जा सकता है एक एक्सपर्ट जो चाहे वो अपनी मेमोरी रिफ्रेश कर सकता है बाय रेफरेंस टू द प्रोफेशनल ट्रीटीज, यस। तो ये ध्यान रखना है, ये ट्रीटी का पहले भी जिक्र आया था, ट्रीटी का यहाँ पर मतलब बुक्स, और खास तौर पे जिनको हम अथॉरिटीज बोलते हैं। हर बुक को अथॉरिटी नहीं बोल सकते, हर बुक को कमेंट्री नहीं बोल सकते। देखो जी, एक विटनेस में ऑल्सो टेस्टिफाई टू द फैक्ट्स मेंशन इन एनी सच डॉक्यूमेंट एज इज मेंशन, 162 के अंदर जो बताया गया ना रिफ्रेश करने वाले, ऑल दो ही हैज नो स्पेसिफिक रिकलेक्शन ऑफ द फैक्ट्स देमसेल्फ, यस। हाँ, कोई स्पेसिफिक रिकलेक्शन नहीं हुआ है उसके माइंड में उस फैक्ट को लेकर, तो भी उससे सवाल पूछे जा सकते हैं, बस इतनी सी बात है। राइट ऑफ द डोसवर्ट, यस। जिस बंदे ने माइंड रिफ्रेश करके, मेमोरी रिफ्रेश करके आंसर दिए हैं, तो क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या करेंगे, एनी राइटिंग, स्टार लगा लेना 164 पे, एनी राइटिंग जो कि रेफर करी गई अंडर द प्रोविजंस ऑफ द लास्ट टू प्रोसीडिंग सेक्शंस शैल बी प्रोड्यूस्ड एंड शोन टू द एडवर्स पार्टी, एडवर्स पार्टी को दिखाई जाएंगी यदि उनकी रिक्वायरमेंट है। सच पार्टी में इफ ही प्लीजेज, अगर उनकी इच्छा है, क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकती है विटनेसेस को उन डॉक्यूमेंट के बिहाफ पर, ठीक है जी। प्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट, यस। स्टार लगा लो, हेडिंग से कर लो, प्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट जो प्रोड्यूस करने हैं, एक विटनेस समन टू प्रोड्यूस ए डॉक्यूमेंट शेल, इफ इट इज इन हिज पोजेशन और पावर, ब्रिंग इट टू द कोर्ट, notwithstanding any objection which there may be or to its production or to its admissibility। बस इतना ही कर लो, काफी है, खास नहीं कुछ। 167 देख लो जरा, स्टार लगा लो। जो डॉक्यूमेंट एक समय पर कोर्ट ने मांगे थे लेकिन प्रोड्यूस नहीं हुए थे, ठीक है जी, कोर्ट अब उनको मना कर देगा आफ्टरवर्ड प्रोड्यूस, ही कैन नॉट आफ्टरवर्ड यूज द डॉक्यूमेंट एज एविडेंस, बाद में एविडेंस नहीं बनेंगे। जिस समय कोर्ट ने मांगे कि भाई एविडेंस बना दो, उस समय तो पार्टी ने मना कर दिया, तो अब बाद में कोर्ट उनको मना कर देगी, ठीक है ना। अब कोर्ट की कंसेंट लेनी पड़ेगी अदर पार्टी की, और कोर्ट की लेनी पड़ेगी। चलो जी आगे। जज पावर टू पुट क्वेश्चन, यस, सीधी सिंपल सी बात है। जज देखो फ्री होता है, ठीक है ना, वो किसी भी पॉइंट पर किसी भी पार्टी से, किसी भी विटनेस से, किसी भी बंदे से, इवन एडवोकेट से भी, चाहे चीफ हो, चाहे क्रॉस हो, चाहे री एग्जामिनेशन हो, चाहे इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे इंक्वायरी हो, चाहे ट्रायल हो, चाहे कल जजमेंट आनी और आज हो, ठीक है ना, वो जो सवाल पूछना चाहे वो सवाल पूछेगा। ask any question whatever he considers necessary in any form at any time at of any witness or to any parties about any fact and may order the production, yes document बोला लेगा, और कोई चीज आर्टिकल बुला लेगा, भैया वो ले आओ जरा, वो चक्कू ले आओ, वो बंदूक ले आओ, ठीक है जी। सिंपल याद रखना। लेकिन प्रोवाइडेड यह बता दिया जाता है कि जजमेंट जो है वो हमेशा बेस होगी जो भी फैक्ट डिक्लेयर्ड बताए जाएंगे इस अधिनियम के द्वारा, और डिक्लेयर्ड प्लस क्या रिलेवेंट डिक्लेयर करे होंगे एंड ड्यूली प्रूव, वो प्रूव होंगे सिर्फ उनको, ठीक है जी, उनके ऊपर जजमेंट आएगी, अदरवाइज जजमेंट नहीं आएगी। 169 स्टार लगा लो। देखो जी, कोई भी नया ट्रायल नहीं चलाया जाएगा किसी भी इम्प्रॉपर एडमिशन ऑफ रिजेक्शन ऑफ एविडेंस के ऊपर, ठीक है जी। सिंपल सी बात है, मान लो कोई केस चल रहा था, ठीक है ना, और जब एविडेंस की स्टेज आती है तो जज साहब ने कोई इररिलेवेंट एविडेंस था उसको रिलेवेंट मान लिया, कोई रिलेवेंट एविडेंस था उसको इररिलेवेंट मान के उसको शामिल ही नहीं किया दौरान ट्रायल, ठीक है जी। और हुआ क्या, उसके बिहाफ पर जजमेंट आ गई है। तो 169 के अंदर सिंपल ये बोला गया है कि नया ट्रायल नहीं चलेगा इस ग्राउंड के ऊपर जब तक कि ये प्रूव ना हो जाए कि वो वाले एविडेंस जिनको इररिलेवेंट मान के, या फिर मतलब बिल्कुल हल्का एविडेंस मान के जिनको रिजेक्ट कर दिया गया, और जिनको बहुत भारी एविडेंस मान के
जिनको एडमिट कर दिया गया, तो एडमिटेड जो बेकार एविडेंसेस थे उनको निकाल दें, और अगर जो बेकार एविडेंस समझकर जो इंपॉर्टेंट एविडेंस थे जो रिजेक्ट कर दीजिए उनको एडमिट कर लें, तो ओपिनियन चेंज हो जाएगा जज साहब का या फिर जजमेंट का। अगर ये पॉइंट ऑफ व्यू है तो ही सिर्फ ट्रायल हो सकता है, अन्यथा ट्रायल नहीं हो सकता। लैंग्वेज थोड़ी सी ऐसी है इसकी बिब्लियोग्राफी, तो एक बार पढ़ देता हूँ। देखो जी, ये जो इम्प्रॉपर एडमिशन रहेगा या फिर रिजेक्शन रहेगा एविडेंसेस का, वो ग्राउंड नहीं बनेगा अपने आप में कि नया ट्रायल चलाया जाए या रिवर्स कर दिया जाए किसी डिसीजन को किसी केस में। इफ इट शैल अपीयर, यदि ये अपीयर हो जाए कोर्ट के सामने, उस कोर्ट के सामने बिफोर विच सच ऑब्जेक्शन इज रेज, जिसके सामने ऑब्जेक्शन लगाया गया है कि इंडिपेंडेंटली ऑफ द एविडेंस ऑब्जेक्टेड टू एंड एडमिटेड, जिनके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया गया है जो एडमिट किए गए थे, देर वॉज सफिशियंट एविडेंस, सफिशियंट एविडेंसेस हैं जो जस्टिफाई कर सकें डिसीजंस को, और दैट के इफ द रिजेक्टेड एविडेंस, ये जो रिजेक्टेड एविडेंस थे हैड बीन रिसीव्ड, अगर वो रिसीव कर लिए जाते, इट ought नॉट टू हैव वेरिड द डिसीजन, यस। तो डिसीजन के ऊपर कोई खास फर्क नहीं आता। अगर कोर्ट का ओपिनियन ये है तो ध्यान रखना कोई नया ट्रायल नहीं होगा, लेकिन अगर कोर्ट का ओपिनियन वैसा वर्सा है तो अब नया ट्रायल चलाया जा सकता है। ठीक, ठीक है जी। चलो इस ग्राउंड के ऊपर देखो कोई केस लो। कोई खास तो भगीरथी का करवा दिया। 168 के ऊपर लिख लो एक केस लो। रघुनंदन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, 1974 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है जी। चलो टाइम 9:30 ओ चलो सही हुआ, 1.25 घंटे में निपट गया। चलो जी, आज आपका ये टीबीएस से खत्म हो गया है, ठीक है ना। आ, उसके लिए मुबारक हो। ठीक है जी, कल जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से शुरू कर दूंगा वही, ठीक है ना। इसकी ज्यादा से ज्यादा 3 क्लास ही लगेंगी, ठीक है ना, इसकी 4 क्लास नहीं होंगी इसकी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, ठीक है ना। जैसे कि इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर बोला था 3 से 4 क्लास लगेंगी, मेरी कोशिश थी कि 3 के अंदर इसको करा दूं सबमिट, लेकिन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आज चौथा दिन लग गया है। ठीक है, इसको कंप्लीट कर लो। आपके सिर्फ अब 2 बेर एक्ट बच गए हैं, ठीक है जी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बच गया और सीपीसी बच गया है। सीपीसी को सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है ना, ताकि बच्चे थोड़ा सा ज्यादा समय तक उसको माइंड में रिटेन करके रख सके, ठीक है जी। सीपीसी खत्म होते ही मैं आने वाले अगले हफ्ते में भी, आज क्या है, आज बृहस्पति शुक्र शनि, शुक्र शनि, हाँ, अगले हफ्ते में मैं खत्म करवा दूंगा आपका, ठीक है, सारा का सारा लॉ का सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। आपकी 2 से 3 क्लासेस जो है हरियाणा की रह जाएंगी, ठीक है जी, वो क्लासेस और सब्जेक्ट मैटर के साथ डिस्कस कर लूंगा मैं, वो क्लासेस आपको अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है ना। अगले हफ्ते से अपनी थोड़ी सी कमर कस लेना, ठीक है ना, क्वेश्चंस शुरू कर देंगे। ठीक हो गया? कोई क्वेरी है तो बताओ, वरना समाप्त करते हैं आज की क्लास। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट।